हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ताजमहल के रहस्य के बारे में। तो क्या है ताजमहल का रहस्य, आखिर क्या छिपा है उन 22 बंद दरवाजों के पीछे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उस 22 बंद दरवाजों के पीछे हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं। तो वहीं पे दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि उनके पीछे अच्छे दिन हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसके पीछे पेट्रोल और डीजल वो भी सस्ते हैं। तो वहीं पे और कुछ लोगों का कहना है कि उसके पीछे एम्प्लॉयमेंट है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ताजमहल एक्चुअली में शिव मंदिर है और इसका नाम तेजो महल है। लेकिन एक थ्योरी के अनुसार मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे नहीं बनवाया था, बल्कि इसे बनवाया था राजा मारदीव देव के द्वारा, वो भी 13वीं सेंचुरी में। इसके बाद ये पास डाउन होता है राजा मानसिंह को और एक्चुअली में शाहजहां ने ताजमहल को खरीदा उनके पोते जयसिंह से। एक ऐसी ही पॉपुलर थ्योरी ताजमहल के बारे में बताई जाती है कि शाहजहां ने उन 22,000 लेबरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल को बनाया था, क्योंकि वो ऐसे इतने सुंदर इतने अच्छे मोमेंट और ना बना पाए। अब एक थ्योरी के अनुसार देखा जाए तो ताजमहल को बनवाया गया था 13वीं सेंचुरी में। वहीं पे दूसरी थ्योरी के अनुसार देखा जाए तो शाहजहां ने अपने वर्कर के हाथ कटवाए थे 17वीं सेंचुरी में, यानी 450 साल बाद। यानी देखा जाए तो ये दोनों बात सच तो हो नहीं सकता है। दुनिया का 7वां अजूबा प्यार की निशानी। कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं पर। कैसा इतिहास, कहाँ का इतिहास, कौन सा इतिहास। याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। And the judges have slammed the Taj Mahal petitioner. इसलिए आइए आज की वीडियो में हम सच जानने की कोशिश करते हैं। क्या है रहस्य ताजमहल का, इन अलग अलग थ्योरियों में कितनी सच्चाई है और क्या है उन 22 बंद दरवाजों के पीछे। तो ताजमहल की सच्चाई जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, ताजमहल का असली और एक्चुअल हिस्ट्री समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे शाहजहां और मुमताज क्या थे और इनका असली नाम क्या था। दरअसल दोस्तों, शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1992 को और इनका असली नाम जो था वो था खुर्राम। शाहजहां इनका रॉयल नाम था और ये इनको बाद में दिया गया था। और दोस्तों, शाहजहां का मतलब होता है किंग ऑफ वर्ल्ड, यानी शाहजहां। और जो इनके फादर थे उनका नाम था जहांगीर और जो इनकी मदर थी उनका नाम था जगत गोसेन, जो कि जहांगीर की चीफ क्वीन भी थी। और दूसरी तरफ मुमताज महल का जन्म हुआ था 1593 में और इनका जो नाम था मुमताज महल वो इनको इनके शादी के बाद में दिया गया था। और एक्चुअल में जो इनका असली नाम था वो था अर्जुमन बानो बेगम। दोस्तों, खुर्राम और मुमताज की जो एंगेजमेंट हुई थी वो हुई थी 1607 में और फाइनली उनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी 1612 में। वहीं पर दोस्तों, शाहजहां की और भी बीवियां थीं, जैसे कि कुंदारी महल और अकबरबादी महल। लेकिन दोस्तों, हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग ये सब जो मैरिज थी वो सब पॉलिटिकल अलायंस के तौर पर की गई थी। और भी अलग अलग हिस्टोरिकल अकाउंट हमें बताते हैं कि जो और भी रिलेशनशिप थे इनकी और भी जो शादियां हुई थी, जो इनकी और भी बीवियां थी, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस बनाए रखने के लिए इनकी शादियां की गई थी। एक्चुअल में शाहजहां के अंदर जो डीप अफेक्शन था, उनके लिए जो प्यार था वो शाहजहां के लिए कहीं ज्यादा था बाकी उनके और बीवियों के अकॉर्डिंग। यही रीजन था कि उनको और फेवर दिया गया था, जैसे कि मलिका ए जहां यानी कि क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। पैलेस था उसे ताजमहल कहा जाता था, उसे पूरा गोल्ड से डेकोरेट किया गया था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अनुसार मुमताज को काफी इंटरेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन में। तो शाहजहां जहां भी जाते थे, जैसे कि डिप्लोमेटिक निक्सेशन के लिए या फिर कहीं किसी लड़ाई के लिए, तो हमेशा अपने साथ मुमताज को लेकर जाया करते थे। तरफ शाहजहां को जहां उनके और बीवियों के साथ 1 बच्चे थे, वहीं मुमताज के साथ उनके 14 बच्चे थे, जो कि चाइल्ड बर्थ के द्वारा ही मारे गए थे। ये चीज आम बात होती थी उस टाइम के लिए, क्योंकि उस टाइम हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता था। और मुमताज की भी डेथ हो गई थी जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। तो और ये बात एग्जैक्टली 17 जून 1631 की है। और ये भी बताया जाता है कि एक्चुअल में ये कॉज ऑफ डेथ था। उनकी डेथ के बाद शाहजहां एक्चुअल में भारी गम में डूब गए थे। वो पैरालाइज हो गए थे अपने ग्रिप से। कहा जाता है कि कई दिनों कई हफ्तों तक वो रोते रहे और यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि 1 साल के लिए वो आइसोलेशन में चले गए थे मॉर्निंग करने के लिए। और जब वो वापस आते हैं तो उनकी जो कमर है वो कमर झुक जाती है, उनके जो बाल हैं वो बाल सफ़ेद हो जाते हैं और उनके चेहरे पर देखा जाए तो उनके चेहरे पर साफ थकावट दिखाई देती थी। और दोस्तों, इस्लाम के हिसाब से देखा जाए तो मरने के जो बाद जो बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन जो आत्मा होती है वो ग्रेव में रहती है। आत्मा बाद में जजमेंट डे के पास जाती है तो डिसाइड होता है कि वो स्वर्ग में जाएगी या नर्क में जाएगी। तो जो
ग्रेव होता है उसे हम लोग फाइनल रेस्टिंग प्लेस मानते हैं। और शाहजहां का ये मानना था कि जो मुमताज की फाइनल रेस्टिंग प्लेस है वो बहुत ही ग्रैंड होनी चाहिए, स्पेशल होनी चाहिए, लाजवाब होनी चाहिए। जब उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला किया तो चीफ आर्किटेक्टर उस्ताद अहमद लाहौरी, उन्हें टाइटल दिया गया नादिर असर का, यानी द वंडर ऑफ द एज। जो व्हाइट मार्बल के पैनल से कैलीग्राफी कराई गई है वो कराई गई है अब्दुल हक सिराज के द्वारा। हजारों से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था बिल्डिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। व्हाइट मार्बल को राजस्थान से लाया गया था, जैस्पर को पंजाब से लाया गया था, जेड एंड क्रिस्टल को चाइना से लाया गया था और तुर्की को तिब्बत से लाया गया था, स्पेयर को श्रीलंका से लाया गया था, कैर्निया को अरबिया से लाया गया था। ताजमहल के अंदर जो ये इतने अलग अलग चीज हैं वो दुनिया के कोने कोने से लाए गए हैं। ताजमहल को बनाने में टोटल 22 साल का समय लगा था। ताजमहल की डेकोरेशन के लिए, कॉरपोरेशन के लिए टोटल 22,000 मजदूरों ने दिन और रात दोनों काम किया तो जाके ये ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों वैसे तो ताजमहल की कंट्रोवर्सी काफी लंबी रही है, लेकिन हम लोग अपने कहानी की शुरुआत करेंगे सबसे रिसेंट कंट्रोवर्सी से। दोस्तों एपी पॉलिटिशियन रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खुलवा देना चाहिए। वो चाहते थे कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक स्पेशल कमेटी बनाए जो ताजमहल के 22 बंद दरवाजों के पीछे झांक कर देखे कि कहीं कोई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तो नहीं है उसके पीछे। और पिटीशन फाइल में ये क्लेम किया गया कि जो ताजमहल है वो ताजमहल नहीं है, वो एक्चुअल में शिव मंदिर है जिसका नाम तेजो महल है। और कोर्ट का ये फर्ज बनता है कि इन 22 बंद दरवाजों को खुलवा दिया जाए अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन कोर्ट ने इस पिटीशन फाइल को डिसमिस कर दिया। जजेज के बेंचों ने कहा कि इस तरह की पिटीशन फाइल करके PIL सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है। यहाँ पर कोई लीगल या कंसेशन राइट को इन्फ्रेज कर रहा है? अगर नहीं तो फिर क्यों? हिस्टोरिकल रिसर्च करना हिस्टोरियन का काम है और उसके लिए भी प्रॉपर मेथोलॉजी फॉलो करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पिटीशन डिसमिस होने के बाद ये राज रह जाएगा तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस सच्चाई से जरूर रूबरू कराऊंगा। दोस्तों दरअसल बात यह है कि ASI के सोर्स ने पहले ही इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया है कि ये जो 22 रूम है ये एक्चुअल में रूम नहीं है, बल्कि ये लंबा सा एक कॉरिडोर है जिसपे ये दरवाजे लगे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये जो दरवाजे लगे हुए हैं ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि कभी खोला नहीं गया है, बल्कि ASI के स्टाफ के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि ये जो रूम के जो दरवाजे हैं ये खोले जाते हैं हफ्ते में 1-2 बार और इसकी साफ सफाई भी की जाती है। एक रिटायर ASI ऑफिसर ने बताया कि यहाँ दरवाजे पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पर बेसमेंट में ऐसा कमरा बना रहना ऐसी कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। और दोस्तों यही नहीं, जो द ह्यूमन टैब दिल्ली में है वहाँ पर भी ऐसे ही अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाए गए हैं। ये जो कमरा है वो एक तरह का कॉरिडोर है जो कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पर काम करता है और इसी के ऊपर ये जो ढांचा है वो टिका हुआ है। और रिटायर ASI ऑफिसर ने बताया कि एक्चुअल में इस एरिया में कुछ भी देखने के लायक नहीं है, इसलिए इसे बंद करके रखा गया है। अननेसेसरी अगर उसे हम लोग खोल के रखते हैं तो काफी ज्यादा भीड़ आ जाएगी और मूवमेंट को प्रिजर्व रखने के लिए उस एरिया को लॉक करके रखा गया है। ताजमहल आखिर में एक प्रोटेक्टिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां पर हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। तो कॉन्स्टेंटली इतना ज्यादा लोगों के आने से वेयर एंड टेयर ना हो, वहां के जो मूवमेंट है वो प्रोटेक्टिव रहे। तो सही है। एक और बहुत ही फेमस क्लेम उठाया जाता है शाहजहां के बारे में कि शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो इतना अच्छा और मोमेंट ना बना पाए। हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस क्लेम को अगले साल रिपीट करते हुए ये कहा था में ताजमहल का निर्माण हुआ और जिन कारीगरों ने निर्माण किया उनके हाथ काट दिए गए थे, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने वाले कारीगर और बेलदारों का फूल वर्षा का स्वागत करके एक नए आयाम को इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया कि इस क्लेम के बारे में अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो आपके भी माइंड में यही सवाल आएगा कि क्या जो 20,000 वर्कर हैं जो ताजमहल को बनाए हैं उनका हाथ एक ही दिन में काट दिया गया था? अगर नहीं तो आपके मन में आता होगा कि अगर एक दिन में नहीं काटा गया है तो हो सकता है कि लाइन बाय लाइन काटा गया होगा।
तो क्या लाइन बाय लाइन मतलब लाइन में खड़ा करवा दिया गया होगा और बोला गया होगा कि आज तुम्हारा हाथ नहीं कटेगा, कल तुम्हारा हाथ कटेगा, हाँ तुम्हारा संडे को हाथ कटेगा, तुम्हारा मंडे को हाथ कटेगा। तो क्या मजदूर जो हैं वो लाइन में खड़ा होकर अपने हाथ कटने का इंतजार करते हैं क्या कि मेरी बारी कब आएगी, मैं जल्दी से अपना हाथ कटवा देता हूँ। और जैसे ही हाथ कटना शुरू होता तो मजदूर तो सारे भाग खड़े होते, कोई लाइन में खड़ा होकर अपने हाथ कटवाने का तो इंतजार करता नहीं। इसलिए अगर हिस्टोरिकल हम लोग देखा जाए तो इस चीज का ना जीरो एविडेंस है भाई, जीरो एविडेंस है। अगर भाई ये चीज सच होता ना तो आर्कियोलॉजिकली हमें स्केलेटन मिलते हाथों के, कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब में जरूर ये बात मेंशन होती कि उन 22,000 वर्करों के हाथ कटवा दिए गए थे, लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है। और यही नहीं, वहां पे उस टाइम जो है ना कि फॉरेन के भी लोग आते थे घूमने के लिए, तो वो भी किताबें लिखते थे, तो वो भी जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर लिखे होते हैं। लेकिन इस चीज का ना जीरो एविडेंस है, इस चीज का कुछ भी मतलब पता नहीं है। इनफैक्ट एविडेंस जो है ना वो इसका बिल्कुल अपोजिट है। शाहजहां ने एक बड़ा सा सेटलमेंट बना रखा था ताज गंगा करके, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती है। हजारों मजदूर आज भी वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। ये जो चीज बताई जाती है कि मजदूरों का हाथ कटवा दिया गया था, ये सरासर देखा जाए तो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ और अच्छी वीडियो के